इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 3 का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस की जानकारी न हो, क्योंकि सिलेबस ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का तौर तरीका क्या है, एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, एक सब्जेक्ट का आपको कितना पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, उन पेपर का अंक कितना होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स से जुड़ी सभी जानकारियों को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस, प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके हिंदी के पेपर 3 का सिलेबस क्या है, जिसका कोर्स कोड है HND 303। तो जिन छात्र छात्राओं के 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 3 का कोर्स कोड HND 303 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 3 का मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब कि आपका जो पेपर 3 होने वाला है वह कितने अंक का होने वाला है। तो आपका जो 5th सेमेस्टर का पेपर 3 है वह 100 अंक का होने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जिस प्रकार से हिंदी के पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम 100 नंबर का देना था, पेपर सेकंड का एग्ज़ाम भी 100 नंबर का देना था, ठीक वैसे ही पेपर 3 का भी एग्ज़ाम कितने नंबर का देना पड़ेगा, 100 नंबर का देना पड़ेगा। और ये 100 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप 100 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अब आप कहिएगा कि वे कौन कौन से 3 स्टेप है बताइए, ताकि हम भी अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकें। तो समझिए, इस 100 नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे उसका 4 विकल्प दिया रहता है। उन्हीं चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करके आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्न के संख्या की बात करें तो आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40। इसका मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे 40 प्रश्न दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। अगर 1.5 नंबर के हिसाब से 40 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल नंबर होता है कितना, 60 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का परीक्षा देना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि स्टेप 1। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, लेकिन उनमें से मात्र 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चंस आपको 6 मिलेगा, लेकिन आंसर कितना का देना है, मात्र 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन का मान होगा 5 नंबर का। इसका अर्थ हुआ कि 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न का आंसर देना होगा, और 5 नंबर के हिसाब से 3 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल होता है आपका 15 नंबर। तो इसका मतलब कि आपको 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन दोनों का परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। तो टोटल आपका मिला के कितना नंबर होता है, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा, 75 नंबर। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव, कितना हुआ, 75 नंबर। अब आप कहिएगा कि अभी कह रहे थे 100 नंबर का पेपर है और सब जोड़ने पे 75 नंबर आ रहा है, तब बाकी 25 को कहाँ से मिलेगा। तो बाकी 25 नंबरों को पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्टेप 3 कह सकते हैं। और स्टेप 3 में क्या आएगा, असाइनमेंट। स्टेप 3 का नाम क्या होगा, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है आपको कॉलेज से कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उसका उत्तर सुंदर लिखावट में अच्छा सा फाइल बनाकर जब आप ले जाके कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में कितना नंबर मिलेगा, 25 नंबर। अब टोटल जोड़िए, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट, सब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 स्टेप में आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे।
तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 3 का मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपको जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे, वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना होगा जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यही है वे चारों यूनिट्स जिनसे आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 3 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हो। किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे सभी इन्हीं 4 यूनिट से दिए जाएंगे और इन्हीं 4 यूनिट के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक को पढ़ना है उन सभी टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो इन 4 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक होंगे, उन सबके ऊपर एक एक करके विस्तार पूर्वक बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ताकि आपके 5th सेमेस्टर की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत हो सके। बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी का तैयारी चलते फिरते में ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके हिंदी के पेपर 3 का टाइटल क्या होगा, मतलब कि आपको जो पेपर 3 का प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसका टाइटल क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम, इसका मतलब कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम के नाम से आपका टाइटल आएगा। पेपर 3 जो है ये हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम के नाम से आएगा और पेपर 4 जो है वह हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय के नाम से आएगा। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पेपर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं और पेपर 3 का नाम क्या होगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम। में आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है और इन्हीं 4 यूनिट्स में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम क्या होगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, इसका मतलब कि आपके यूनिट 1 का नाम क्या होगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। और इस यूनिट के अंदर 3-4 टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे आदिकालीन काव्य। जैसे आदिकालीन काव्य, आदिकालीन काव्य में कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से लेखक हैं, उसमें कौन कौन सी कविताएं लिखी गई हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। भक्तिकालीन काव्य, भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं, भक्ति काल के लेखक कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वे कौन कौन से भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन से कविताएं आते हैं, कौन कौन से लेखक आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा रीतिकालीन काव्य, किस कवि को रीति काल का कवि कहा जाता है, रीति काल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का नाम क्या होगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। इसका भी नाम क्या होगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स पढ़ना है वह पहले वाले यूनिट से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। जैसे आधुनिक काल के यूनिट 2 में कौन सा काल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काव्य के बारे में भी पढ़ना है और राष्ट्रीय काव्य के बारे में भी पढ़ना है। राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, कौन कौन से कविताएं आते हैं, आधुनिक काल के कवि कौन कौन से हैं, आधुनिक काव्य में किन किन कविताओं को लिखा गया है, किन किन कविताओं की रचना की गई है, इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारियाँ कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 का नाम क्या होगा, मध्यकाल। इसमें क्या पढ़ना है, मध्यकाल के बारे में पढ़ना है। और इसका मेन टॉपिक क्या होगा, राष्ट्रीय काव्य और कवि। राष्ट्रीय काव्य कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके जीवन परिचय क्या है, उनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएँ हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। तो नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, वे किस काल के हैं, वे कौन कौन सी कविताएं लिखे हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट में। जैसे पहला है गुरु गोविंद सिंह की कविता। गुरु गोविंद सिंह कौन कौन से कविता लिखे हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनसे क्या संदेश मिलता है, वह कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना होगा, यूनिट 3 के अंदर। जैसे यहाँ कुछ में लिखे भी हैं व्याख्या और आलोचना। इसका मतलब कि गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी कविताएं हैं और उनकी जो कविताएं हैं उनकी व्याख्या कैसे की गई है, उनकी आलोचना कैसे की गई है, वे कविता के माध्यम से क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया गया है भूषण की कविताएं। भूषण की कौन कौन सी कविताएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका नाम क्या है, उनके प्रमुख कविताओं में कौन कौन से कविता शामिल है। इसके साथ साथ व्याख्या और आलोचना, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह की कविता का व्याख्या और आलोचना पढ़ना है, ठीक वैसे ही भूषण के कविताओं का भी व्याख्या और आलोचना के बारे में भी पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है।
अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। और आधुनिक काल में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे नव जागरणकालीन राष्ट्रीय काव्य। नव जागरणकालीन राष्ट्रीय काव्य क्या होता है, नव जागरणकालीन राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी कविताएं लिखी गई हैं, कौन कौन से लेखक आते हैं, कौन कौन से रचयिता आते हैं, वे अपने कविताओं के माध्यम से क्या क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की कविताएँ, मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं वे किस प्रकार से अपनी कविताएं लिखते हैं, वे अपने कविताओं के माध्यम से क्या क्या व्याख्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ कोष्ठ में लिखा गया है व्याख्या और आलोचना, मतलब कि वे अपने कविता में किसका व्याख्या किए हैं और उसका आलोचना कैसे किए हैं। इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे राम नरेश त्रिपाठी की कविताएं, जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ना है, उसकी व्याख्या पढ़ना है, उसका आलोचना पढ़ना है, ठीक वैसे ही राम नरेश त्रिपाठी की कौन कौन सी कविताएं हैं, उनके कविताओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे हमें क्या संदेश मिलते हैं, क्या जानकारी मिलते हैं और उसकी व्याख्या और आलोचना किस प्रकार से की गई है। इन सभी पॉइंट से जुड़े जानकारी कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। तो ये है आपके 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 3 का 4 यूनिट्स। इन्हीं चारों यूनिट से आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स और जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आई होंगी और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।